हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से एग्जाम्स दे रहे हैं अपने। और हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी 10 नंबर तक ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आई एम श्योर आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। अगर न्यू है तो प्लीज कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें मीनिंग पूछा है हमसे। ठीक है, तो पहले इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब वैसा व्यक्ति तो बहुत कैसा होता है? लेजी होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव। ठीक है, कैसे होते हैं ये लोग? लेथार्जिक। ठीक है, और कैसे रहते हैं? सुस्त रहते हैं, डल रहते हैं, स्लगिश। ठीक है, एक्टिव तो इसका फिर एंटोनिम हो जाएगा। हैप्पी का कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसिव का मतलब हो गया कोई चीज कॉस्टली है। आंसर क्या बनेगा? लेजी। आंसर क्या बन गया इसका? लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंसोलेंट। इसमें क्या पूछा है आपसे? ओपोजिट पूछा है। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इंसोलेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रूड होता है। इम्पोलाइट होता है। डिसरिस्पेक्टफुल। कर्टियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत पोलाइट होता है। हम्म, जिसे हम सभ्य कहते हैं। और आपका इंसोलेंट कौन हो जाएगा? जो बहुत रूड होता है, इम्पोर्टिनेंट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्क्रूप्लस। का मतलब दो होते हैं। एक तो होता है जो इंसान बहुत ज्यादा छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बहुत ध्यान रखता है और बहुत ज्यादा लॉयल भी होता है, बहुत ज्यादा केयरफुल होता है। स्क्रूप्लस लोग बहुत केयरफुल होते हैं। ठीक है, और लेजी अभी तो जस्ट आया था, ये तो नहीं रहेगा। और कर्टियस का मतलब पोलाइट हो गया, हम्बल हो गया। और इंडोल और इंसोलेंट का मतलब रूड है, इम्पोलाइट है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अनकर्टियस है। और तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे स्पेलिंग पूछी है बेनिफिशियरी की। अगर आप लोग जानते होंगे हमने एक वर्ड किया था बेने, डिक्शन। फिर हमने एक शब्द किया था बेने वॉलेंस। ठीक है, और बेने का मैंने आपको रूट वर्ड बताया था अच्छा। तो अब बेनिफिशियरी का मतलब भी क्या हो जाता है? एक पर्सन होते हैं बेनिफिट, आपके जो दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो बेने का मतलब देखो, बेने में ई वाला ही जाएगा, बेने वाला गुड वाला जाएगा। तो बेने ई आएगा, आई नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। और फिर आता है फिशियरी। तो बेनिफिशियरी में CIARY। CIARY भी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आई रहता है दो बार, ई नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बेनिफिशियरी। बेने, बेने। और बेनेडिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, डिक्ट करना मतलब बोलना, टू स्पीक। तो बेनेडिक्शन का मतलब हो जाता है जब आप अच्छा बोलते हो दूसरों के लिए। और बेनेवोलेंट का मतलब, बेने का मतलब गुड, और वॉल का मतलब इच्छा रखना, विश। जब आप दूसरों इंसान के प्रति एक अच्छी इच्छा रखते हो कि उन सबका भला हो, दैट इज बेनेवोलेंस। और जब दूसरों के लिए आप अच्छा बोलते हैं, जिसे हम ब्लेसिंग्स भी कहते हैं,
दैट इज बेनिडिक्शन. एंड बेनिफिशियरी जो जिसको फायदा मिल रहा है ना, द पर्सन हु इज गेटिंग बेनिफिट, जो दूसरा इंसान जो उसको फायदा मतलब जिसने कुछ डोनेट किया और जो उसको रिसीव कर रहा है, यू कैन से द रिसीवर ऑल्सो. Had been in my brother's position, had I been in my brother's position, I would have refused the offer. I would have been, I would have refused. Okay. अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, हमने ये हमारा कंडीशनल है. कौन सा कंडीशनल है? कंडीशनल नंबर 3. कंडीशनल नंबर 3 कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट. अगर आपकी जो कंडीशन है वो पास्ट परफेक्ट में दे रखी हो, अगर आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में दे रही हो कंडीशन, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या लगाएंगे आप? वुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थी थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वुड कैन कुड वर्ब उनके बाद में बेस फॉर्म ही आती है. ओके. और अगर हम इसको हम ऐसे लिखते थे, इफ आई हैड बीन इन माय ब्रदर्स पोजीशन आई वुड हैव रिफ्यूज्ड. देखो यहाँ पे वुड दिया हुआ है और रिफ्यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कर हमारा रिजल्ट में कोई गलती नहीं है. ओके. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपका जैसे कि कंडीशन अगर इफ से शुरू होती तो इफ आई हैड बीन होता, लेकिन अगर इफ को काट देंगे तो हेड आगे चला जाएगा, तो हैड आई बीन बिल्कुल सही है, नो एरर. तो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपका, और कंडीशन भी सही है और रिजल्ट भी सही है. इस क्वेश्चन के अंदर नो एरर. ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर समर इन ओटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इन दार्जिलिंग. ओके. जैसे यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, जैसे जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, है ना. इनका मतलब होता है जनरली, मतलब आमतौर पर वो काम ऐसा करते हैं. तो ये हमें किसी इंसान की क्या बताते हैं, ये शब्द और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमें किसी इंसान की रेगुलर हैबिट के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? उस पर्सन की हैबिट के बारे में. और हम जानते हैं कि जब हमें किसी की हैबिट बतानी होती है, अगर हमें किसी की हैबिट बतानी होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करोगे. पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स आपका क्या हो गया है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे यूजुअली है, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, हमें फर्स्ट या फिफ्थ में से यूज करनी है. पेरेंट्स प्लूरल हो गया तो फिर स्पेंड का क्या हो जाएगा? स्पेंड. तो ऑप्शन नंबर ए में हमारी गड़बड़ी है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स है ना वो आमतौर पर मतलब उनकी हैबिट हो गई है, तो वो यहाँ पे हैबिट शो कर रहा है. तो हैबिट शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट या फिफ्थ में से इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मेरे वर्ब भी प्लूरल. ठीक है. ही लॉस्ट हार्ट because he could not cope up with the difficulties in life. Now remember one thing, ये बहुत एक कॉमन है cope up में. cope up with जैसा कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअली होता है cope with. cope with का मतलब होता है to deal with difficulties. मीन्स टू डील विद. तो कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता है, लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंटली कोप अप विद बोलते हैं, कोप अप विद बोलते हैं. तो कोप अप विद नहीं होता, ओनली कोप विद होता है ना. तो वो मतलब वो हार गया, तो मतलब वो हार गया बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने उसकी जो जिंदगी में जो डिफिकल्टीज थी वो उनसे जीत मतलब उनके साथ में वो डील नहीं कर पाया. तो कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है. कोप विद का मतलब होता है टू डील विद समथिंग. ठीक है.
तो कोप विद होता है, कोप विद होगा, कोप अप विद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हैवी, हैवी होना चाहिए था यहाँ पे, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेन्स, ओके, द मैच वॉज कॉल्ड। अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से मैच को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन मतलब ज्यादा तेज बारिश होने के कारण, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, तो जिसके कारण मैच को क्या करना पड़ा है, पोस्टपोन करना पड़ा है। और पोस्टपोन करने के लिए क्या बताते हैं हम, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, कॉल ऑफ कर दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया, तो मैच को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। तो कॉल ऑफ हमारा सही आंसर। The management gave us permission to dash with the new curriculum. The management gave us permission to go fix, go about, no, go ahead. आप जानते हो हम लोग बोलते हैं गो अहेड, गो अहेड मतलब चलो मतलब आगे बढ़ो ना, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, गो अहेड विद योर वर्क, अपने काम के साथ आगे बढ़ोगे ना, कंटिन्यू रखो अपने काम को, टू कंटिन्यू। तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें परमिशन दे दी है क्या करने की, अपने काम को कंटिन्यू रखने की, गो अहेड विद द करिकुलम मतलब अपने काम को कंटिन्यू रखने की हमें परमिशन दे दी गई है। माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द डैश डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड हाईएस्ट गार्बेज डंप। देखो आप देख सकते हो कि ये कुछ पॉजिटिव चीज तो है नहीं, ऑब्वियसली अगर गार्बेज डंप का उनको ओहदा मिला है तो दिस इज समथिंग नेगेटिव। तो समथिंग नेगेटिव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कुछ गार्बेज डंप की बात हो रही है, कुछ नेगेटिव की बात हो रही है, ओके। तो जो माउंट एवरेस्ट है, देखो ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, अनसर्टेन, ठीक है। डिसमल का मतलब होता है व्हेन यू आर सैड, यू आर अनहैप्पी, यू फील डिजेक्टेड, ठीक है। अच्छा, तो डाउटफुल तो नहीं है क्योंकि माउंट एवरेस्ट को वो मार्क दे दिया गया है। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है वेरी हेटफुल, वेरी इरिटेटिंग, है ना। और तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको किस मतलब हैज अर्न द डिसमल डिस्टिंक्शन, मतलब उसको जो ये दिया गया है, जो उनको नाम दिया गया है, तो वो नाम कैसा है, वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा गार्बेज डंप है। ये कोई पॉजिटिव चीज तो है नहीं, अगर किसी को हम गलत चीज दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैसा हुआ, सैड हुआ ना, डिसमल हुआ। तो माउंट एवरेस्ट हैज earned the dismal distinction of being the world's highest garbage dump, मतलब समथिंग विच इज बैड, समथिंग विच इज नॉट सो हैप्पी, जिसके बारे में कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, तो सब कैसा है वो, डिसमल है वो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एज डैफ्ट एज अ ब्रश, अच्छा देखो, एक वर्ड होता है हमारा एड्रॉइड, स्किल्ड होता है इसका मतलब, क्या मतलब होता है, स्किल्ड, ठीक है। अडेप्ट, एक होता है एप्ट, एप्ट का मतलब होता है परफेक्ट, यहीं से बनता है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब भी हो गया स्किल्ड है, बहुत मतलब कैसा है वो पर्सन, एक्सपीरियंस है। डेफ्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज सिली, क्लमजी, ठीक है। और मतलब कैसा है वो, अभी न्यू है, कह लो। इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब क्या हुआ, अभी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑकवर्ड,
ओके, तो एज डेफ्ट एज अ ब्रश। ओके, अब देखो यार, इसका कोई परफेक्ट खुद का तो मीनिंग होता नहीं है कि आप इसको ट्रांसलेट करने लगोगे। अगर हम ब्रश को ढंग से ना चलाएं तो ब्रश पूरा क्लमजीनेस क्रिएट कर देगा, भद्दापन क्रिएट कर देगा, ऑकवर्ड क्रिएट कर देगा। वहां पे कैसी चीजें आ जाएंगी, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली इंक्लाइंड। तो वहां पे क्या रहेगा, एक्सट्रीमली सिली। ब्रश को अगर आप ब्रश को आप क्या कर रहे हो, अगर आप ढंग से नहीं चला रहे हो तो एक्सट्रीमली सिली चीजें आपके वहां से निकल के आएंगी। एज डेफ्ट एज अ ब्रश मतलब एक्सट्रीमली सिली, एकदम कैसा है, एकदम सिली है। इन अ नट शेल। ओके, इन अ नट शेल का मतलब क्या हुआ, नट देखो, नट है, नट। नट तो आप लोग जानते हो, हम लोग जो भी ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें एक कवर आता है, तो उसको अगर हम मान लेंगे। और शेल मतलब उसका मान लो कवर। अगर मान लीजिए जो पीनट्स होती हैं, पीनट के जो कवर होता है, तो ऐसे कुछ करके आता है ना, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे पी आपकी मूंगफली हो गई, ये तो मटर का दाना बन गया। ऐसे हो गया, ऐसे तो हो गया, इसको आपने ओपन कर दिया। और आपकी जो बात है ना, वो शेल के अंदर आपने इसको अपनी बात को रख दिया। अगर आपकी बात को आप एक शेल के अंदर ला के रख दो और आप अपनी पूरी बात को मुझे समझा पाए, मतलब आपने अपनी बात को इतनी सी इतनी बड़ी बात की, लेकिन आपने मुझे उस बात को एक शेल में, इतनी सी एक शेल के अंदर चिट्ठी रखी और मुझे भेज दी। एक मूंगफली के उसमें चिट्ठी रखी और मुझे भेज दी, और मुझे वहां का पूरा सिचुएशन समझ में आ गया। तो मुझे आपने क्या किया, एक बहुत शॉर्ट में ही लिखी होगी अपनी बात, बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखी होगी अपनी बात, तभी तो आपने उस छोटे से कवर के अंदर अपनी बात को आपने मुझे बताया और मैं पूरी बात को समझ पाई। आपने बहुत ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया होगा, बहुत कंसाइजली आपने उसको एक्सप्लेन किया होगा, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके आपने एक्सप्लेन किया होगा, जिसे हम लैकोनिक बोलते हैं। वैसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं उन्हें हम टैसीटर्न बोलते हैं। वैसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं उन लोगों को हम टैसीटर्न बोलते हैं। ठीक है, टैसीटर्न। आपने बहुत लैकोनिक, कंसाइज, है ना, आपने बहुत एकदम टर्स फॉर्म में अपनी बात को बोला है। ठीक है, आपने बहुत एक क्रिस्प फॉर्म में अपनी बात को बोला है। ठीक है, आपने अपनी बात को कैसे रखा है, एकदम शेल के अंदर आपने अपनी बात को फिट कर दिया। तो आपकी बात डेफिनेटली बहुत ब्रीफ होगी, बहुत कंसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी। जितनी जरूरत है उतनी आपने बात को रखा है, जो मेन मेन मुद्दे थे वो आपने बताया, उसकी आपने मुझे जिस्ट बताई है। क्या बताया, एसेंस बताया कि एक्चुअली में उसमें था क्या। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, उसको ब्रीफली और कंसाइजली फॉर्म में अपनी बात को एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज इन अ नटशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन एवरी नर्व। अच्छा, अगर हम इंसान की नर्व्स की देखें तो अगर जब इंसान बहुत मेहनत करता है तभी तो उसकी जो नर्व्स हैं वो बाहर निकल के आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहोगे और आपकी नर्व्स आपको दिखने लगेंगी। आप देखते हो जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, फिजिकली उनका बहुत हार्डवर्क होता है, तो उनकी जो नर्व्स होती है ना वो बहुत ज्यादा ही बाहर निकली हुई होती है, वो दिखाई देती है बहुत ज्यादा क्लियर फॉर्म। तो वो अगर किसी की नर्व एकदम हर एक नर्व उसकी दिखाई दे रही है, तो उसने अपनी हर एक नर्व के ऊपर स्ट्रेस डाला होगा, प्रेशर डाला होगा। हर एक नर्व के ऊपर वो प्रेशर कब डालेगा, कोई पर्सन अपनी नर्व के ऊपर प्रेशर कब डाल रहा होगा, जब वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहा होगा। तो जब आप बहुत ज्यादा ग्रेट एफर्ट्स के साथ में ही तो आपकी हर एक नर्व हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब आप एफर्ट डाल रहे हो किसी काम को करने में, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो आप उस काम को करने में, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ना। आपकी हर एक नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, आपकी हर एक नर्व दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो यू वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन नंबर बी। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हैं। prepositions made as a basis for reasoning without the assumptions of its truth। मतलब जस्ट ना,
आपने उसको बिना उसकी सच्चाई जाने, बिना उसके विदाउट विदाउट द अजम्पशंस ऑफ इट्स ट्रुथ, बिना उसकी सच्चाई के, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट हम कुछ बेसिस के ऊपर हम लोग जब थ्योरम्स वगैरह बनाते हैं या मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो हमें रियलिटी में नहीं पता होता उसका क्या प्रभाव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि हमें अभी उसका रियल एविडेंस हमारे पास में नहीं है, रियल में हमें अभी उसका एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन बस हम अपनी रीजनिंग के बेसिस पे, यानी बस हम अपने अजम्पशंस के बेसिस पे उस काम को कर रहे होते हैं, हम अपने गैस वर्क से उस काम को कर रहे होते हैं ना। तो अजम्पशंस पे हम उस काम को करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपरबोले का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत एग्जैजरेट करके बताते हो, दैट इज योर हाइपरबोले। एंड हाइपोक्रासी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है कि यू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू से समथिंग डिफरेंट, आप कह कुछ और रहे हो और आप कर कुछ और रहे हो, दैट इज योर हाइपोक्रेसी। इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, भाई साहब ऐसे इंसान जिनको प्लेजर मतलब खुशी और गम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस का मतलब है अनअफेक्टेड, उसका प्रभाव नहीं पड़ना, तो उन पे प्रभाव ही नहीं पड़ता, खुशी हो तो अच्छा, दुख है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जिनको दुख और सुख से कोई फर्क नहीं है, दुख है तो भी ठीक है और नहीं है तो मतलब खुश है तो अच्छा और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, स्टोइक। और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, स्टोइक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट, मतलब बच्चा तो नहीं है अब और लेकिन बड़ा भी नहीं हुआ है, मतलब अभी बच्चे वाली एज में भी नहीं है और अडल्ट भी नहीं बना। तो कौन सी एज कहलाती है वो एज कहलाती है आपकी एडोलोसेंट। एडोलोसेंट कौन सी एज होती है, जहाँ पे आप चाइल्ड के ऊपर आ चुके हैं लेकिन अभी अडल्ट से अडल्ट होने में अभी आप कम है। तो जो इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है, जो आपके बचपने और आपके बड़े होने के बीच की जो स्टेज होती है उसको कहते हैं एडोलसेंस। आपका ऑप्शन नंबर, ये हो गया ना। हाँ। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज। ओके, देखो अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो डजन्स होगा। आई वॉट डजन्स ऑफ मैंगोज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है, तो फिर डजन ऑफ मैंगोज नहीं होगा। आई वॉट 4 डजन मैंगोज, क्योंकि जब आपको नंबर दिया हुआ होता है फिर आपकी यूनिट आएगी तो फिर डायरेक्ट आपका नाउन आएगा, नंबर यूनिट नाउन, तो फिर यहाँ पे डजन मैंगोज हो जाएगा। आई बॉट ओनली होता तो डजन्स ऑफ मैंगोज हो जाता। ऑफ के बाद में तो वैसे भी हमारा, ऑफ के बाद में अगर नाउन आ रहा है, ऑफ के बाद में अगर नाउन आ रहा है, नाउन आपका काउंटेबल नाउन है, तो वो हमारा सिलेक्शन बताता है, सिलेक्शन बताता है। और सिलेक्शन करने के लिए आपको चॉइस करने के लिए यू नीड मोर देन वन ऑप्शन, यू नीड मोर देन वन ऑप्शन। तो जब भी आपका ऑफ के बाद में, ऑफ के बाद में जब भी काउंटेबल नाउन आएगा, तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता था कभी भी। ठीक है, बट यहाँ पे 4 लगने की वजह से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है। आई बॉट 4 डजन मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। आई हैव नहीं, आई एम स्टिल, आई मतलब अभी तक मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिला नहीं हूँ ना जो अपनी जॉब से परफेक्टली सेटिस्फाइड हो। तो क्या कह रहे हैं, आई एम येट टू मीट, मतलब अभी तक मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो अपनी जॉब से कैसा हो, सेटिस्फाइड हो। अगर हैव को हम अगर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई पोजेशन बता रही होती है,
कोई अधिकार बता रही है, जैसे आप कह रहे हो कि आई हैव अ कार, शी हैज, शी हैज अ कार। यहाँ पे जो आपका हैज या हैव को जब आप मेन वर्ब की तरह काम करते हो तो ये आपका पोजेशन बता रही होती है। तो यहाँ पे पोजेशन तो बता नहीं रहे होते हैं, अभी होने की बात हो रही है कि अभी तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो अपनी जॉब से परफेक्टली क्या हो, सेटिस्फाइड हो। So I am yet to meet a person who is perfectly satisfied with his job. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, would you find one absent, please don't forget to leave a message behind। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि यदि आप किसी को एब्सेंट पाते हैं तो प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज। तो मतलब मैसेज छोड़ना आप मत भूलिएगा ना, अगर कोई भी एब्सेंट है तो आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखो ये कंडीशन है, क्योंकि अगर आप ऐसा पाएंगे ना, ये कंडीशन हुआ क्योंकि अगर ऐसा आपको मिलता है तभी आप मैसेज देंगे ना, तो ये कंडीशन हो गई और ये उसका रिजल्ट हो गया। ये कंडीशन हो गई, ये उसका रिजल्ट हो गया। ओके, तो कंडीशन रिजल्ट देखो, रिजल्ट आपका डोंट लगा हुआ है, डोंट हम जानते हैं ये प्रेजेंट में आता है, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। ओके, अगर प्रेजेंट में है तो फिर कंडीशन भी किस में आएगी, प्रेजेंट में आएगी। ठीक है, प्रेजेंट में आएगी। ओके, तो यहाँ पे वुड नहीं आ सकता है, वुड नहीं आ सकता है, ठीक है, वुड नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या लगाते हैं हम लोग, इफ लगाते हैं ना, इफ यू फाइंड वन एब्सेंट, यदि आप किसी को एब्सेंट पाते हैं तो आप याद रखिएगा इफ के स्थान पे हम शुड को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चाहिए नहीं आता है, शुड का मतलब भी इसमें कंडीशन ही बता रहा होता है। कंडीशनल सेंटेंस में आपका जो इफ होता है वो शुड के बराबर ही होता है। तो अगर आप इसको हटा रहे हैं तो शुड को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बनेगा। Kim is too impatient with tolerating any delay. With tolerating impatient, to tolerate. Kim is too impatient. टू का पेयर जो बनता है, टू का जो पेयर बनता है वो टू से बनता है। टू का पेयर टू से बनता है तो टू आएगा यहाँ पे। किम इज टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले। टू इज इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले। आप याद रखिएगा जो टू का जो पेयर है वो आपका सिंगल टू से बनता है। तो टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट, वो मतलब वो एकदम इम्पेशेंट है कि वो किसी का भी डिले टॉलरेट नहीं कर सकती। आगे, I purposely did that with a view to offend her। Okay. With a view to, with a view to, ये जो to है ना, ये एक आपका preposition है। और prepositions के बाद में क्या आते हैं, noun या pronoun। क्यों? क्योंकि prepositions के बाद में उनके objects आते हैं। prepositions के बाद में उनके object आते हैं, object बनने का काम या तो noun करेगा या pronoun। ऑफेंड आपका वर्ब है, अगर वर्ब को नाउन के प्लेस पर रखना है तो उसको जेरेंड बना दो। तो जेरेंड बना दो विद अ व्यू टू, विद अ व्यू ऑफ है तो ये गलत हो गया, विद अ व्यू दैट नहीं होगा, विद अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर। आई पर्पसली डिड दैट, मैंने वो जानबूझ के किया था। क्यों किया था, मेरा क्या पर्पस क्या था, मेरा मेरा पर्पस था उसको इरिटेट करना। तो आई पर्पसली डिड दैट विद अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट अब देखो ये हमारे पैसेज आ गया है, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेंगे। वन ऑफ द टू important manifestations of antigen antibody immunity is lysis। अच्छा, वन ऑफ द टू मतलब दो में से एक तो ये दे रखा है और दूसरा हमें बताना होगा। ओके, तो एक है लाइसिस और दूसरा आपको इनमें से कोई एक बताना है। तो चलो देखेंगे। व्हाट आर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
what happens when an antigen comes in contact with lymphocytes? अगर क्या होता है जब एंटीजन लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आता है तो देखेंगे लिम्फोसाइट से कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है। लिम्फोसाइट से कांटेक्ट में कौन आता है? एंटीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू कौन सी है? एंटीजन एंटीबॉडी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइसिस और भी प्लाज्मा सेल कॉम्प्लीमेंट या एंटीजन के पार्ट ऑफ, तो देख लेंगे। एंड देन द phagocytosis is a process in which antigenic particles are dashed by and very often। एक प्रोसेस के बारे में पूछा है, जब ये प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आएगी ना तब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आज से थोड़े बायो जैसे लग रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ेगा। बायो है, स्टोरी वगैरह नहीं, हेल्थ वगैरह के बारे में बात हो रही है। चलो रीड करते हैं। द एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू बी रिगार्डेड एज टिपिकल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि एंटीबॉडीज, आई थिंक साइकोलॉजिकल कुछ बोला था, तो एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, शायद ये हमारा एक क्वेश्चन में था। एंटीबॉडीज को आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, ये क्वेश्चन था कि एंटीबॉडीज कैसे हैं। दे आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल called plasma which are formed by the lymphocytes। plasma are plasmas are formed with the are formed by the lymphocytes, cells from the lymph system। when an antigen, a substance foreign to an organism body, comes in contact with lymphocytes। यहाँ पे बोला क्या है, एक क्वेश्चन था ना कि जब एक कांटेक्ट में आते हैं लिम्फोसाइट के में तो क्या होता है। Two important which are formed by lymphocytes when an antigen, a substance foreign to an organism body, comes in contact with lymphocytes। Two important manifestations of antigen antibody immunity are lysis, the rapid physical rapture of antigenic cells and the liberation of their contents into their surrounding medium, and then the second is the phagocytosis। देखो एक दिया हुआ है, एक है आपका लाइसिस और दूसरा है आपका फैगोसाइटोसिस। तो दूसरा वाला था ना एक की दो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी में से एक तो ये था और दूसरा हमसे पूछा था, तो आई थिंक ये भी एक आंसर है। अ प्रोसेस इन विच एंटीजेनिक पार्टिकल्स आर एंगल्फ्ड बाय, ओके, एक फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस पूछा था, तो जिसमें एंटीजन पार्टिकल्स यहाँ से लेके कुछ इम्पोर्टेंट है। Particles are engulfed by and very often digested by the macrophages and polymorphs। The process of lysis is executed by a complex and unstable blood constituent। The process of lysis is executed by a complex and unstable blood constituent known as complement, which will not work unless it is activated by specific antibody। The process of the uh, phagocytosis is greatly facilitated when the particles to be engulfed are coated by a specific antibody directed against them। One of the two important manifestations of antigen antibody, देखो ये था ना वन ऑफ द टू, तो एक था हमारा ये लाइसिस दिया हुआ है और दूसरा हमसे पूछा है, दूसरा हमारा लिम्फोसाइट था। देखो मैनिफेस्टेशन, हाँ मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ये रहा टर्म, एक है लाइसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक तो दिया हुआ है ये और दूसरा है आपका फैगोसाइटोसिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या है, ये आपको मैंने मार्क करवाया था। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड है। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, ठीक है। एंटीबॉडीज हैं आपका प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। तो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड what happens when an antigen comes in contact with the lymphocytes? तो lymphocytes के जब वो कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? क्या होता है जब वो lymphocytes के कांटेक्ट में आता है तो? देखो, the plasma cells which are formed by the lymphocytes, तो प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? फॉर्म्ड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या प्लाज्मा सेल्स फॉर्म, तो प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true in the content of the essay? the context of the essay में क्या सही है? एंटीजन इज द पार्ट ऑफ, देखो एंटीजन एंटीबॉडी नहीं, ये तो गलत है, साइकोलॉजिकल नहीं था, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लाइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ प्लाज्मा सेल, फॉर्मिंग नहीं था, ब्रेकिंग डाउन था। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आज का ना कंफ्यूजन है। एक बार देख लेते हैं क्या बोला था इसमें लाइसिस के बारे में। प्लाज्मा सेल्स का तो नहीं है ना, तो लाइसिस क्या होगा? रैपिड फिजिकल रप्चर है। एंटीजेनिक सेल्स का क्या है? ये तो रप्चर है, रप्चर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो फिर नहीं जाएगा। प्लाज्मा ये तो गलत हो गया, रप्चर होती है वो, ब्रेक डाउन होती है, ना कि फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड एंटीजन इज अ पार्ट ऑफ एंड द कॉम्प्लीमेंट इज अ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट। कहाँ था ये ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कहाँ बात हो रही? ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो रही थी। ये blood constituent. The process of lysis is executed by a complex and unstable blood constituent known as complement. हाँ, blood constituent known as complement. blood constituent known as complement करके एक है हमारे पास। blood constituent known as complement. Absolutely. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है इन विच एंटीजेनिक पार्टिकल्स आर डैश बाय एंड वेरी ऑफन डाइजेस्टेड। ये वाला आपको पता होगा, मैंने मार्क करवाया था, ये देखो आया था उस टाइम पे। स्टोरी बेस्ड नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा अगर आप अटेंटिवली उस चीज को नहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या बोला था इसमें? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस पूछा है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस पूछा है जिसमें एंटीजेनिक पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? दे आर एनगल्फ बाय, तो एनगल्फ करना, उनको अपने अंदर ले लेना, एंगल्फ कर लिया, उनको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, एंगल्फ कर लिया उन्होंने। तो जो आपका जो फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एंटीजेनिक पार्टिकल्स आर एनगल्फ बाय, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आज का जो पैसेज था वो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग था, बायोलॉजिकल बेस्ड था ना, थोड़ा सेल्स वगैरह को लेके था, तो स्टोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है अगर थोड़ा टेक्निकल बातों में चला जाए, बट इट्स ओके, लाइक you need to understand ki what you need, you if you don't even understand the passage but you understand the strategy, then definitely you will get the full out of full mark. But if you want to learn each and everything and you want to translate each and everything, then it is just not possible to get the full mark. So what is the important? You need to understand the strategy, and the strategy of solving the RC is that you first need to read down the questions and then you solve out. आई होप आपको आज का पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था बट इंटरेस्टिंग था, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू।